हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन। ओके, इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो ऑर्गन्स हैं उनके डैमेज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सस्टेन्ड एलिवेशन, सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ बीपी। ठीक है, बीपी क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन डैमेज। ठीक है, जब बीपी बढ़ जाता है तो उसके ऑर्गन डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बीपी बढ़ने की वजह से ऑर्गन डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने गाइडलाइन जारी की थी इसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, AHA मतलब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है, इसने एक गाइडलाइन दी थी, गाइडलाइन फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए इसने एक गाइडलाइन दी थी। किसने दी थी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने। इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या होता है, बीपी एलिवेट हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब वो गाइडलाइन क्या है, वो गाइडलाइन देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सुनो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ब्लड प्रेशर कैटेगरी। ठीक है, ब्लड प्रेशर कैटेगरी, यहाँ पे लिखूंगा सिस्टोलिक बीपी, यहाँ पे लिखते हैं डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, ये किस में होता है, MMHG में। ये किस में होता है, MMHG में। ठीक है, MMHG। ओके, अब देखो पहली कैटेगरी क्या आती है। पहली कैटेगरी, नॉर्मल बीपी कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, AHA ने बताया था कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। नॉर्मल होता है, दूसरा पेन चूज़ करते हैं, चलिए वाला। ठीक है, ये देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल बीपी कितना होता है, लेस देन 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक है वो होता है 80 mm से कम mmHg। ठीक है, लिख ले, वो ऊपर लिखी हुई यूनिट। ठीक है, नॉर्मल बीपी की अगर हम बात करें, सिस्टोलिक होगा 120 से कम और डायस्टोलिक होगा 80 से कम। सिस्टोलिक 120 से कम और डायस्टोलिक 80 से कम। ओके, नॉर्मल तो ये हो गया। ओके, अब एलिवेटेड कितना होगा, एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना होगा, 120 से 129। ठीक है, यहाँ पे लेस देन 80 ही रहेगा। ठीक है, ये एलिवेटेड है, ये गाइडलाइन है, वो बता रहा हूँ मैं। दूसरा, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 1, इसके अंदर कितना होता है, इसके अंदर होता है 130 से 139, ये होगा 80 से 89। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी, हाइपरटेंशन स्टेज 2, हाइपरटेंशन स्टेज 2, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा मोर देन 140 और यहाँ पर मोर देन 90। सिंपल। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 120 से कम, 80 से कम। एलिवेटेड 120, 129 और जो डायस्टोलिक होगा वो होगा 80 से कम। हाइपरटेंशन स्टेज 1 के अंदर 130 से 139 है, कौन सा है, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक कितना होगा, 80 से 89। हाइपरटेंशन स्टेज 2 की बात करें तो 140 से ज़्यादा और 90 से ज़्यादा, 140 से ज़्यादा और 90 से ज़्यादा। ओके, एक होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, हाइपरटेंसिव पूरा लिखता हूँ, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बीपी। इसके अंदर कितना होता है, मोर देन 180 और मोर देन 120। ठीक है, मोर देन 180 और मोर देन 120, मोर देन 180 और मोर देन 120। ठीक है, अब एक बात और सुनो, देखो किसी का थोड़ा सा बीपी बढ़ा है, ठीक है, उसको ये तो नहीं है ना कि उसको ड्रग स्टार्ट कर देंगे, नहीं। एलिवेटेड बीपी में हम क्या उसको गाइड करते हैं, उसको हम गाइड करेंगे कि आपको एडवाइस करेंगे उसको कि आपको क्या काम करना है,
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। एडवाइस देंगे उसको, क्या, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के। लेकिन मेडिसिन जो स्टार्ट करेंगे वो इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर ड्रग, ठीक है, इसके अंदर ड्रग्स स्टार्ट कर देंगे। हाइपरटेंशन 1 के अंदर, 2 के अंदर, इसकी तो बात ही अलग है, इसको तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस को इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2 और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर ड्रग्स दी जाती हैं। एलिवेटेड के अंदर क्या करते हैं, एलिवेटेड के अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट हाइपरटेंसिव के अंदर जो टारगेट होगा, ठीक है, इसके अंदर टारगेट बीपी होगा, ठीक है। टारगेट बीपी कितना होगा, 120/80, ठीक है, 120/80 mmHg, ओके, 120/80 mmHg, ये हमारा टारगेट होगा, टारगेट बीपी होगा ये, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथो कि ये बढ़ता क्यों है, मतलब कैसे कैसे बढ़ता है, ठीक है, कैसे कैसे बढ़ता है। इसका जो पहला कारण होगा, ठीक है, वो तो यही है कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो गया कहाँ से, ब्रेन से, जिसकी वजह से बीपी बढ़ गया, ठीक है। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज बीपी, ठीक है, बीपी बढ़ जाता है इसकी वजह से, ठीक है, बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ओके। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा कहाँ से, ब्रेन से, और उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। लेकिन दूसरा क्या होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो एड्रीनर्जिक ड्रग है, ठीक है, वो सॉरी एड्रीनर्जिक नर्व जो है, ठीक है, एड्रीनर्जिक नर्व जो है वो रिलीज करती हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं, एड्रीनर्जिक नर्व रिलीज, एड्रीनर्जिक वो सॉरी एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये रिलीज करती है वो, ठीक है। एड्रीनर्जिक नर्व रिलीज करती है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये एक्ट करते हैं दोनों के दोनों, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक्ट ऑन हार्ट, ठीक है, एक्ट ऑन ब्लड वेसल, एक्ट ऑन किडनी, ठीक है, इन तीनों पर एक्ट करते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन किस पे एक्ट करते हैं, हार्ट पर, ब्लड वेसल पर और किडनी पर, हार्ट पर, ब्लड वेसल पर और किडनी पर, ठीक है, इन तीनों पर ये एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये हार्ट पर एक्ट करेंगे, देखो हार्ट के पास होता है बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर होता है, किसके पास होती है, हार्ट के पास, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर इन हार्ट, ठीक है, हार्ट के पास क्या होता है, बीटा 1 रिसेप्टर होता है। जब ये बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो ये ओपन करेंगे, ओपन कैल्शियम चैनल, ठीक है, ये ओपन करेंगे कैल्शियम चैनल, ओके, क्या ओपन करेंगे, ये ओपन करेंगे कैल्शियम चैनल को, ठीक है, ये ओपन करेंगे किसको, कैल्शियम चैनल को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा ना, तो इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसकी वजह से, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब ये कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कौन करता है, बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है ना हार्ट पे, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो करते हैं, ठीक है, ओके। अगर ये ब्लड वेसल पर एक्ट होगा, ठीक है, एक्ट ऑन ब्लड वेसल के पास होता है अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है, इसके पास होते हैं कौन से, ब्लड वेसल के पास अल्फा 1 रिसेप्टर, ये जब एक्टिवेट होंगे, मतलब ये अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, ये ओपन करेंगे, ओपन कैल्शियम चैनल,
ठीक है, ये ओपन करेंगे कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसकी वजह से हो रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, अगर हार्ट ज़्यादा तेज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हार्ट ज़्यादा तेज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, देखो फिर से सुन लो, देखो डायस्टोलिक किसकी वजह से होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। सिस्टोलिक किसकी वजह से होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिस्टोलिक है, ऐसे याद रख सकते हो CS। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक। ओके, अगर ये जो किडनी है, किडनी पे क्या होता है कि β1 रिसेप्टर होता है। ठीक है, β1 रिसेप्टर होता है। ठीक है, β1 रिसेप्टर अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये रिलीज कराता है रेनिन। ठीक है, रेनिन रिलीज। ठीक है, इसके एक्टिवेट होने की वजह से रेनिन रिलीज होता है। अगर रेनिन रिलीज होगा तो एक्टिवेट करेगा रास सिस्टम को, एक्टिवेट रास सिस्टम। ठीक है, रास सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और रास सिस्टम की वजह से एंटी डायूरेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट आता है। और जब एंटी डायूरेटिक इफेक्ट आएगा तो बॉडी से वाटर बाहर नहीं जा पाएगा यूरिन के थ्रू। अगर यूरिन के थ्रू बॉडी से वाटर बाहर नहीं जा पाएगा तो जो ब्लड के अंदर वाटर है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, एक तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेन से, उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है, और एड्रीनर्जिक नर्व की जो एंड्स हैं, ठीक है, वो एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। वो एक्ट करता है किस पे, एक तो हार्ट पे एक्ट करता है, ब्लड वेसल पे एक्ट करता है, किडनी पर एक्ट करता है। मैंने इसका पूरा सिस्टम बता दिया कि किसकी वजह से सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, डायस्टोलिक, और ब्लड वॉल्यूम किसकी वजह से हो रहा है, रेनिन की वजह से। ठीक है, रेनिन क्या काम करता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एंटी डायूरेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, रास सिस्टम की वजह से एंटी डायूरेटिक इफेक्ट आता है। और रास की तो फुल फॉर्म आपको पता ही है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा डायूरेटिक्स में इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है, रास का पूरा। ठीक है, हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव में जो ड्रग्स आती है उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। उसके लिए मैंने एक टेबल निकाली थी, ये रही। देखो, अब हम पढ़ते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, क्या ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, देखो इसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन है। डायूरेटिक्स इसका पूरा ही अलग यूनिट है, तो हम उसको वहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अंदर आते हैं 3, थायजाइड है, हाई सीलिंग है, और पोटेशियम स्पारिंग है। हाई सीलिंग को क्या बोलते हैं, लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स, इसके अंदर 3 ड्रग्स आती है, सिर्फ 3 ड्रग्स। कौन कौन सी आती है, फ्यूरोसेमाइड, टोरिसेमाइड और ब्यूमेटिनाइड। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड, टोरिसेमाइड और ब्यूमेटिनाइड 3 ड्रग्स आती हैं। बाकी इसके अंदर थायजाइड के अंदर ड्रग्स आती हैं, और पोटेशियम स्पारिंग के अंदर ड्रग्स आती हैं। ओके, स्पाइनोलेक्टन वगैरह आती है। खैर, हमें ये पूरी यूनिट बाद में देखनी है, हम बात को लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर, इसके अंदर आता है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर एलिस्कारिन। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। एस इनिबिटर के अंदर प्रिल आती है, सारी की सारी प्रिल वाली ड्रग। ठीक है, 81 रिसेप्टर के अंदर सार्टन है, लो सार्टन, कैंडिसार्टन, वेल सार्टन, टेलमिसार्टन, ये सब। ठीक है, और मैंने सबसे अच्छी बताई थी टेलमिसार्टन। ठीक है, ओके, सिस्टमैटिक वो सिंपैथेटिक इनिबिटर के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अल्फा और बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है, अल्फा और बीटा है ना, तो इसको क्या कम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 में, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर और सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। ठीक है, सिंपैथोलाइटिक्स। ओके, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है, बाकी तो आपको ये रट्टा ही माननी है। ठीक है, पूछ लेते हैं एग्जाम में ये, और काफ़ी आती है इसकी क्लासिफिकेशन। बताओ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ज़्यादा सड़ाना नहीं है इसको। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन है। और हाई सीलिंग को क्या बोलते हैं, लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स। ये जो अल्फ़ा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो अल्फ़ा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर है, ये ना ये प्रोड्यूस करते हैं, वेजोडाइलेशन।
वेजोडाइलेशन, ठीक है। सिर्फ ये वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस करते हैं ऑल एक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस ऑल एक्शन, ठीक है। वेजोडाइलेशन भी बीटा 1 बीटा 2 इन सबको स्टिमुलेट करेंगे। बाकी इसके मतलब सारे एक्शन आते हैं इसके अंदर, सारे के सारे एक्शन, क्लोनिडीन मिथाइल डोपा इसके एग्जाम्पल हो गए। ये सारे के सारे एक्शन प्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ वेजोडाइलेशन कराएगा, ठीक है। ये सिर्फ क्या कराएगा, वेजोडाइलेशन, मतलब ये ब्लड वेसल पर ही एक्ट करेगा। हाँ जी, ये आपका हार्ट पर भी एक्ट करेगा, ब्लड वेसल पर भी एक्ट करेगा। ओके, ठीक है, ओके। और ये जो बीटा ब्लॉकर है, इसके बारे में बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर, हाँ भाई तू बता। मैं तो सर जी एक्ट करता हूँ, एक्ट ऑन हार्ट, ये हार्ट पर भी एक्ट करता है। और किस पे एक्ट करता है, एक्ट ऑन किडनी, ठीक है। हार्ट पर भी एक्ट करता है और किडनी पर भी एक्ट करता है। ओके, अगर हार्ट पे एक्ट करेगा तो कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, ठीक है। अगर किडनी पर एक्ट करेगा तो रेनिन जो रिलीज हो रहा है ना उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। डिक्रीज रेनिन रिलीज, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना भी यहाँ पे रेनिन रिलीज की वजह से भी क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। रेनिन रिलीज की वजह से, ठीक है, रेनिन रिलीज की वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, रेनिन रिलीज की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर किडनी पर एक्ट होके रेनिन रिलीज को कम कर रहा है, किडनी पर एक्ट होकर रेनिन रिलीज को कम कर रहा है। ओके, ये हार्ट पर भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कम होता है। ठीक से लिखता हूँ इसको मैं, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को क्या करता है, कम करता है। ओके, कार्डियक आउटपुट क्या करता है, कम करता है। ओके, ठीक है, ओके। इसके अंदर एक चीज़ नहीं लिखी वैसे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो आप लिख लो यहाँ पे, एक और होती है इसके अंदर, शायद कैल्शियम चैनल नहीं है ना इसके अंदर, वेरापामिल, डिल्टियाज़ैम वगैरह ये सब नहीं है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो CCB, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं ना, एक होता है DHP टाइप, एक होता है नॉन DHP टाइप, ठीक है। इसके अंदर आपको पता ही है वेरापामिल है, डिल्टियाज़ैम है, ठीक है। और DHP जो टाइप है उसके अंदर क्या आती हैं, डिपिन्स आती हैं, ठीक है, एम्लोडिपिन ये सब, ठीक है, एम्लोडिपिन वगैरह आती है इसके अंदर, ठीक है। बात को आगे लेके चलते हैं। ओके, इसको भी रफ करता हूँ मैं, ठीक है। CCB अगर कहीं यहाँ पे लिखा है तो देख लेना, वैसे लिखा तो नहीं है, ठीक है। CCB भी हो रहा है इसके अंदर, DHP टाइप और नॉन DHP टाइप, ठीक है। और बाकी वेजोडाइलेटर्स है, वेजोडाइलेटर्स भी नहीं है तो यहाँ पे ऐड कर लो, वेजोडाइलेटर्स, ठीक है, वेजोडाइलेटर्स, ठीक है, वेजोडाइलेटर्स का जो एग्जांपल है मिनॉक्सिडिल, डाइऑक्साइड, हाइड्रोलाइजिन, ठीक है, ये सब आते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो NO प्रोडक्शन कराते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रेट भी है, ठीक है, नाइट्रेट भी NO का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं क्या चॉइस, कि हम चॉइस कैसे करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को। इतनी सारी तो हमने ड्रग्स पढ़ ली है, ठीक है, इतनी सारी तो ड्रग्स पढ़ ली है। देखो कितनी सारी ड्रग्स हैं, ये तो कुछ ही एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, बाकी तो अंदर भर के ड्रग्स है। कैसे हम चूज़ करेंगे कि किस पेशेंट को कौन सी ड्रग देनी है, किस पेशेंट को कौन सी ड्रग देनी है, वो चूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से करते हैं, ठीक है। देखो, चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। पहली बात तो डिपेंड किस पे करती है, ठीक है, डिपेंड देखते हैं। डिपेंड्स ऑन, पहला है कोमोर्बिडिटी, ठीक है। कोमोर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि हाइपरटेंशन के अलावा कुछ उसे कोई और बीमारी तो नहीं, कोई और डिजीज़ तो नहीं, ठीक है, हाइपरटेंशन के अलावा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। हाइपरटेंशन के साथ साथ, मतलब हाइपरटेंशन की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो रही है उसे, ठीक है, कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। तीसरा क्या है, एज, उसकी एज क्या है,
ओल्ड एज में अलग देते हैं, ठीक है, यंग एज में अलग देते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, सेक्स। फिफ्थ क्या है, कॉस्ट कितनी है, मतलब ड्रग वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा, इतनी कॉस्टली, कॉस्ट ऑफ ड्रग। सिक्स्थ, कॉन्कोमिटेंट ड्रग। कॉन्कोमिटेंट ड्रग का मतलब ये है कि पेशेंट पहले से कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है, अगर उसे कोई बीमारी है तो वो कौन सी ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, उसे कोई बीमारी है तो वो कौन सी ड्रग्स ले रहा है उसके लिए, ठीक है। कोमोर्बिडिटी के लिए मतलब ड्रग्स लेता है ना कोमोर्बिडिटी के लिए, तो वही है कॉन्कोमिटेंट ड्रग, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट ड्रग, पेशेंट पहले से कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है, ठीक है। डायबिटीज़ की तो नहीं ले रहा, ठीक है, एक तुम्हारा थायराइड हो गया, ये सब, ओके, ठीक है। पहले हम इसके अंदर देखेंगे एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। पहले हम देखेंगे क्या एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। एसेंशियल हाइपरटेंशन ये किस किस पे ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया। कोमोर्बिडिटी हो गया, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन हो गया, एज, सेक्स, कॉस्ट ऑफ ड्रग और कॉन्कोमिटेंट ड्रग, ठीक है। बाकी आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दी है और किसकी वजह से बीपी बढ़ता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और वो ये सब मैंने आपको बता दिया। AHA जो होता है, ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन, ओके, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन, ओके। बाकी इसकी डेफिनेशन भी हो गई है। अब हम आते हैं किस पे, एसेंशियल हाइपरटेंशन। यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। इसका इक्वल नाम होता है, ठीक है, ऑल्सो, दूसरे पेन से लिखता हूँ, देखो, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, पूरा लिखता हूँ, चलो, प्राइमरी हाइपरटेंशन, या फिर इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन बोल दो या फिर इडियोपैथिक हाइपरटेंशन बोल दो, ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन है, ओके, मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। इसका जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, रिस्क फैक्टर इसका होता है हाई सॉल्ट डाइट, ठीक है, हाई सॉल्ट डाइट की वजह से ये होता है। इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, हाई सॉल्ट डाइट है, ओके। और आगे बताओ इसके बारे में। अगर हम बात करें इसमें, मतलब इसमें हम इसको, मतलब हाई सॉल्ट डाइट है ना, तो इसको सॉल्ट डाइट को कम कर दो, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। सॉल्ट डाइट को कम करके देखते हैं, ठीक है, सॉल्ट डाइट को कम कर दो, ठीक है। इसका जो एक तरह से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम क्या काम करें, लो सॉल्ट डाइट, ठीक है, लो सॉल्ट डाइट, ओके। अगर हम बात करें ड्रग्स की, ठीक है, इसके अंदर एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर पहली ड्रग्स जो आएगी ना, ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग जो हम यहाँ पर बात करेंगे, दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन ड्रग, दूसरे पेन से देखते हैं, इससे नहीं ये चलेगा, बढ़िया, ठीक है, दिख रहा है, देखो, फर्स्ट लाइन ड्रग पहली जो आती है इसके अंदर एस इनहिबिटर, ठीक है, एस इनहिबिटर्स, ठीक है, एस इनहिबिटर, या फिर AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, एस इनहिबिटर, ठीक है, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। एस इनहिबिटर कौन सी होती है, एस इनहिबिटर जो प्रिल से एंड होती है, ठीक है, PRIL, ठीक है। और AT1 रिसेप्टर बोले तो सार्टन, ठीक है, ऑल्मिसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, ये सब आती हैं, ठीक है। प्रिल वाली आपको कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल, ये सब आती हैं, ठीक है। एस इनहिबिटर के अंदर प्रिल आती है और AT1 के अंदर सार्टन आती है, ओके। अगर जो दूसरी आती है इसके अंदर सेकेंड लाइन तक, ठीक है, वो आती है CCB कौन सी, DHP टाइप, ठीक है। CCB मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो कौन सी आएगी, DHP टाइप। ये किस से एंड होती हैं, ठीक है, ये होती है डिपिन्स, ठीक है, डिपेंस, ठीक है, एम्लोडिपिन वगैरह, ओके। तीसरी जो आती है फर्स्ट लाइन ड्रग इसके अंदर, वो है डायूरेटिक्स, ठीक है, जैसे कि थायाजाइड, जैसे क्या हो गया, थायाजाइड हो गया, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, थायाजाइड हो गया, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर, सेकंड लाइन ड्रग, ठीक है, ये होती है फर्स्ट लाइन ड्रग। अब देखते हैं क्या सेकंड लाइन ड्रग, ठीक है, सेकंड लाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकंड लाइन ड्रग,
एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर जो फर्स्ट लाइन तक आती है एस इनहिबिटर है, ठीक है। एस इनहिबिटर हो गया, AT1 हो गया, CCB हो गया, डायरेटिक्स हो गया। डायरेटिक्स के अंदर सिर्फ थायजाइड है और CCB के अंदर DHP है, ठीक है। CCB के अंदर DHP है। CCB किस एंड होता है? डिपिन से एंड होता है। एस इनहिबिटर किस एंड होता है? प्रिंस होता है। AT1 रिसेप्टर किस एंड होता है? सार्टन से होता है। सार्टन ये N है, ठीक है, सार्टन। अब वो वाला पेन है नहीं तो लिख देता, चलो लिख देता हूँ, ठीक है। ये N है, ठीक है, सार्टन, ओके, जो भी है लिख लेना, सार्टन। एस इनहिबिटर, रुक जाओ, एस इनहिबिटर किस से एंड होता है? प्रिल से होता है। AT1 रिसेप्टर किस से एंड होता है? सार्टन से होता है। CCB किस से एंड होता है? डिपिन से होता है। डायरेटिक्स के अंदर थायजाइड आता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन तक ये किसकी वजह से हो रहा है? एसेंशियल हाइपरटेंशन नहीं हो रहा है, हाई सॉल्ट डाइट। इसके अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, वो मॉडिफिकेशन क्या है? स्लो सॉल्ट डाइट, ठीक है। इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है, इसलिए हम पहले भी ये पढ़ रहे हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन, ओके। जो सेकंड लाइन ट्रक के अंदर देखते हैं, पैनी वाला लो, ठीक है। सेकंड लाइन ट्रक के अंदर आती है सिर्फ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। इसके अंदर आती है सिर्फ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। इसके अंदर क्या आती है? सिर्फ बीटा ब्लॉकर आती है, बीटा ब्लॉकर, ओके। सेकंड लाइन ट्रक के अंदर सिर्फ बीटा ब्लॉकर ही आती है। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल ड्रग चलती है, ठीक है। इसके अंदर क्या चलती है? सिंगल ड्रग। एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर सिर्फ सिंगल ड्रग चलती है, या तो एस इनहिबिटर दे दो, AT1 दे दो, CCB दे दो, या फिर डायरेटिक्स दे दो, ठीक है। सेकंड लाइन के अंदर बीटा ब्लॉकर आता है, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी अगले हाइपरटेंशन की, वो होता है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। वो क्या है हमारे पास? अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? बीपी कंट्रोल नहीं होता दो ड्रग से भी। बीपी जो है, बीपी दो ड्रग से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। हमने उसकी जो डोज है वो टॉलरेबल डोज मतलब मैक्सिमम कर दिया, ठीक है। टॉलरेबल डोज जो है मैक्सिमम कर दिया, ठीक है। मतलब बीपी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय टू ड्रग, ठीक है। दो ड्रग से भी कंट्रोल नहीं हो रहा एट अ मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, एट अ मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, ओके। बीपी दो ड्रग से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, दो ड्रग को, ठीक है। इसको लिखते हैं हम रेड पेन से, ठीक है। दो ड्रग, ठीक है। दो ड्रग से भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा एट अ मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, उससे बोलते हैं अनकंट्रोल्ड बीपी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या काम, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या काम करेंगे हम? इसी से लिखता हूँ, चलो रेड से ही देखो। इसके अंदर हम ट्रीटमेंट जो है, इसका ट्रीटमेंट, वो जो दो ड्रग चल रही हैं, दो ड्रग जो चल रही हैं, हम उसके अंदर थर्ड ड्रग को ऐड कर देंगे, थर्ड ड्रग ऐड, ठीक है। तीसरी ड्रग को ऐड करना है, ठीक है। दो ड्रग के साथ तीसरी ड्रग भी ऐड कर दो, फिर देखते हैं कंट्रोल होगा या नहीं कंट्रोल होगा, उसे बोलते हैं अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। अब जो तीसरा आता है, एक और हाइपरटेंशन होता है, उसका नाम होता है रेसिस्टेंस हाइपरटेंशन, ठीक है। रेसिस्टेंस हाइपरटेंशन कौन सा होता है हाइपरटेंशन? वो रेसिस्टेंस हाइपरटेंशन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? बीपी तीन ड्रग से भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। बीपी नॉट कंट्रोल्ड बाय थ्री ड्रग, ठीक है। तीन ड्रग से भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, एट मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, ठीक है, एट मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। इसका जो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट होगा, इसी भी रेड पेन से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? ऐड करेंगे हम, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है ऐड करेंगे इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर ईप्लेरिनॉन, ठीक है। ये डायूरेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन और ईप्लेरिनॉन, ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन और क्या है? ईप्लेरिनॉन, ठीक।
क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, स्पाइरोलेक्टोन ऐड कर रहे हैं और ई प्लेरिनोन ऐड कर रहे हैं। ओके, स्पाइरोलेक्टोन और ई प्लेरिनोन ऐड कर रहे हैं। ओके, अब आता है एक और हाइपरटेंशन, एक और हाइपरटेंशन आता है जिसका नाम है रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। ठीक है, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। ओके, इसमें देखते हैं। देखो रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, बीपी 5 ड्रग को एक साथ दे रहे हैं ना, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, बीपी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय 5 ड्रग। ठीक है, बीपी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय 5 ड्रग टुगेदर। ठीक है, एट मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। ठीक है, इस 5 ड्रग के अंदर क्या ऐसी कौन कौन सी ड्रग है, देखो 3 ड्रग तो वो ऊपर वाली मान लो। ठीक है, और जो 2 ड्रग नई ऐड हुई हैं, एक तो है थायजाइड। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग थायजाइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड भी दे दिया। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। ओके, एंटागोनिस्ट। ओके, इसका जो ट्रीटमेंट होगा फिर क्या काम करना पड़ेगा इसको ट्रीटमेंट में, इसका जो ट्रीटमेंट होगा, इसका जो रेड पेन से लिखते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट में हम क्या काम करेंगे, ट्रीटमेंट में रुक जाओ, यहाँ पे लिखो 5। ठीक है, रिमूवल ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। ठीक है, और कहाँ से रिमूव करेंगे, फ्रॉम किडनी एंड अदर ऑर्गन। ठीक है, कहाँ से रिमूव करेंगे, सिंपैथेटिक नर्व को रिमूव करेंगे। कहाँ से रिमूव करेंगे, किडनी और अदर ऑर्गन से रिमूव करेंगे सिंपैथेटिक नर्व को। ये इसका ट्रीटमेंट है। और जो मतलब ये जो सिंपैथेटिक नर्व जो रिमूव हो रही है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व जो रिमूव हो रही है, इस टेक्निक को बोलते हैं सिंपैथेक्टमी। ठीक है, सिंपैथेक्टमी। ओके, इस टेक्निक को बोलते हैं सिंपैथेक्टमी। ओके, इस टेक्निक को बोलते हैं सिंपैथेक्टमी। ओके, अब एक काम करते हैं, कोमोर्बिडिटी के साथ देखते हैं हाइपरटेंशन को। ठीक है, हाइपरटेंशन विद कोमोर्बिडिटी। ठीक है, दूसरा पेन लेते हैं कोई, ये चलेगा, देखते हैं। देखो हाइपरटेंशन विद कोमोर्बिडिटी। ठीक है, हाइपरटेंशन विद कोमोर्बिडिटी। ठीक है, हाइपरटेंशन विद कोमोर्बिडिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई और दूसरी डिजीज तो नहीं है हाइपरटेंशन के अलावा उसको। ठीक है, हाइपरटेंशन के अलावा कोई और दूसरी डिजीज तो नहीं है, उसे बोलता है कोमोर्बिडिटी। ठीक है, कोमोर्बिडिटी के साथ हाइपरटेंशन हो रहा है उसे। ओके, पहला हम देखेंगे क्या, इसका ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस, दूसरा वाइट लेता है, वाइट। ठीक है, देखो पहला आता है ड्रग ऑफ चॉइस, वो है हमारे पास एस इनहिबिटर। ठीक है, एस इनहिबिटर। ठीक है, एस इनहिबिटर मतलब प्रिल वाली ड्रग, प्रिल। ठीक है, प्रिल वाली ड्रग। ओके, प्रिल वाली ड्रग आती है इसके अंदर एस इनहिबिटर में। ठीक है, और ये किसके अंदर होगा, हाइपर जो एस इनहिबिटर है, एस इनहिबिटर ये किसके अंदर होगा, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस ये होगा पहला। दूसरे पेन से लिखते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है, देखो किसके अंदर होगा, पहला हाइपरटेंशन विद सीकेडी। ठीक है, सीकेडी का मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज। ओके, फिर दूसरा क्या है, माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया। ठीक है, माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया। ओके, ESRD, अभी इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। सेकंड क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटस हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वैसे डायबिटीज मेलाइटिस भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही होता है, ठीक है, SY एंड रोम, ठीक है, सिंड्रोम। जैसे कि हो गया ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी हो गया, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो CKD हो गया, माइक्रो एल्बुमिनूरिया हो गया, ESRD हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। फोर्थ क्या है हमारे पास? स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक। फिफ्थ ये है रेटिनोपैथी। सिक्स्थ स्क्लेरोडर्मा, ठीक है, स्क्लेरोडर्मा, ओके। अगर हाइपरटेंशन इन डिजीज़ के साथ है, ठीक है, जो अभी मैंने बताई है, CKD, एल्ब्यूमिन्यूरिया हो गया, ESRD हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, स्ट्रोक हो गया, रेटिनोपैथी हो गया और स्क्लेरोडर्मा हो गया। अगर हाइपरटेंशन इन डिजीज़ के साथ है तो उसके अंदर हम क्या देंगे? ACE इनहिबिटर, ठीक है, ACE इनहिबिटर दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है, ACE इनहिबिटर दिया जाता है, ठीक है। अभी ESRD की फुल फॉर्म बताएंगे, रुक जाओ। दूसरा देखते हैं, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? CCB, मतलब DHP टाइप, ठीक है। डिपीन्स जिसके अंदर आते हैं, डिपीन्स, ठीक है, डिपीन्स, ओके। डिपीन्स जिसके अंदर आती हैं, DHP टाइप मतलब डिपीन्स, ओके। ये किस किस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होता है? हाइपरटेंशन विद पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। पहला आता है क्या? पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। दूसरा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, ठीक है। पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज हो गया, ठीक है। और तीसरा एथेरोस्क्लेरोसिस, हो गया। फोर्थ क्या है? फोर्थ है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया और पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? CCB ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, जैसे DHP टाइप, ठीक है, डिपीन्स जो आते हैं, डिपीन्स जो आते हैं इसके अंदर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अगला जो है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास? बीटा ब्लॉकर है, ओके। ये किस किस के अंदर होगा? ये होगा पहला जो इसके अंदर स्टेबल एंजाइना बहुत तरह के होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो शायद उसी के ऊपर हो। स्टेबल एंजाइना, ठीक है। दूसरा HOCM, तीसरा जो होगा आवर्टिक डाइसेक्शन, फोर्थ एट्रियल फिब्रिलेशन, फिफ्थ माइग्रेन, सिक्स्थ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, माइग्रेन, एट्रियल फिब्रिलेशन है, आवर्टिक स्टेनोसिस हो गया, HOCM हो गया, स्टेबल एंजाइना। इसके अंदर क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ पे जो ये HOCM है, ठीक है, ये जो HOCM है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ओके, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की,
ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ओके। इसमें क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉफी हो रही है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगा, ठीक है। मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है इसके अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट वो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसकी हाइपरट्रॉफी हो रही है इसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से, ओके, ठीक है। अब बात को आगे लेके चलते हैं। एक होता है हमारे पास बिना, एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसके अंदर जो होती है वो होती है पराजोसिन, ठीक है, पराजोसिन। ये क्या होती है? अल्फा ब्लॉकर होता है, ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकर है, ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकर है पराजोसिन, ओके, अल्फा 1 ब्लॉकर है पराजोसिन, ठीक है। क्या काम करता है ये क्या काम करता है कि ये रिलैक्स करता है, रिलैक्सेस यूरिनरी स्फिंक्टर, ठीक है। रिलैक्स करता है किसको? यूरिनरी स्फिंक्टर को क्या करता है? रिलैक्स करता है किसको? यूरिनरी स्फिंक्टर को। कौन करता है? पराजोसिन करता है। ये किसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है? ये है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी के अंदर। ये पराजोसिन होता क्या है? अल्फा 1 ब्लॉकर है, ठीक है। अब आता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। एक और देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो होती है थायाजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है, थायाजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। इसके ऊपर मैं ये जो है ना क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, बाकी आप थायाजाइड के अंदर देख सकते हो। क्लोरथैलिडोन है, ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, हाइड्रोक्लोरथैलिडोन, ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है, थायाजाइड डायूरेटिक्स के अंदर। ऑस्टियोपोरोसिस की हम बात कर रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है थायाजाइड डायूरेटिक्स के अंदर हाइड्रोक्लोरथैलिडोन, ओके, क्लोरथैलिडोन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये करते क्या है वैसे? थायाजाइड क्या काम करते हैं? कि दूसरे पेन से, ये क्या काम करते हैं? ये ना, ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, प्रिजर्व कैल्शियम। कहाँ से प्रिजर्व कर रहे हैं कैल्शियम को? फ्रॉम यूरिन, ठीक है, यूरिन से कैल्शियम बाहर ना जाए उसको रोकते हैं, ठीक है, मतलब बाहर जाने से रोकते हैं कैल्शियम को, यूरिन के थ्रू जो जा रहा है, ठीक है। यूरिन से जो कैल्शियम बाहर जा रहा है उसको बाहर जाने से रोकते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, भाई तू मत जा बाहर, ठीक है, कैल्शियम से बोलते हैं तू मत जा बाहर, ठीक है। उससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी क्या? कैल्शियम, ठीक है, ब्लड कैल्शियम एक तरह से, ठीक है, या फिर सीरम कैल्शियम बोल दो, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। इसको रफ करता हूँ मैं फिर से, देखो, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, ठीक है, ब्लड कैल्शियम क्या होगा? इससे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्लड कैल्शियम एक बार बढ़ गया तो बोन की मिनरल डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा उसको, ठीक है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस में क्या दिया जाता है? थायाजाइड दिया जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में थायाजाइड दिया जाता है, जिसकी वजह से बीपी मेंटेन रहेगा, क्या रहेगा? उसकी बोन मिनरल डेंसिटी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी भी कंप्लीट हो जाएगी, ओके। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, अगला पोस्ट मीनोपॉजल हॉट फ्लसेस, ठीक है,
पोस्ट मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस, पोस्ट मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस। इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस वो है क्लोनिडीन, ठीक है, क्लोनिडीन। इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है क्लोनिडीन, इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, क्लोनिडीन, क्लोनिडीन। ओके, अगला देखते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, हाइपर एल्डो निज्म, ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस वो होती है स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर इप्लेरिनोन, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर इप्लेरिनोन, ठीक है, इप्लेरिनोन, ठीक है, इप्लेरिनोन और स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, ये भी हमारे पास डायबिटिक्स ही होता है। अगला क्या है, अगला है फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है फिनॉक्सीबेंजामिन, ठीक है, फिनॉक्सीबेंजामिन इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। ये क्या होती है, अल्फा ब्लॉकर है, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर है। फिनॉक्सीबेंजाजिन क्या है, फिनॉक्सीबेंजाजिन अल्फा ब्लॉकर होता है। ये किसके अंदर काम आता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, इसके अंदर भी पी है, इसके अंदर भी पी है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर काम आती है, ठीक है, फिनॉक्सीबेंजाजिन, फिनॉक्सीबेंजाजिन, फिनॉक्सीबेंजाजिन अल्फा ब्लॉकर होती है, अल्फा ब्लॉकर होती है। ये सब रट्टाफिकेशन और कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, मान लो कि कोई एक एस्थमेटिक पेशेंट है, ठीक है, अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, अस्थमा का पेशेंट है, उसको एंजाइना भी है, ठीक है, एंजाइना भी है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी है, मतलब HOCM भी है, ठीक है, और आयोटिक डाइसेक्शन भी है, ठीक है, मतलब आयोटिक डाइसेक्शन भी है। ओके, तो उसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो क्या होगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगी, वो भी नॉन DHP टाइप, वो भी नॉन DHP टाइप, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नॉन DHP टाइप के वेरापामिन और डिल्टियाजम, सिर्फ दो ही है, ठीक है, वेरापामिन और डिल्टियाजम, ठीक है। इसको मैं ज़रा ऐसे लिखता हूँ, इन asthmatics having angina, HOCM और aortic dissection, ठीक है। तो इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके अंदर CCB होती है, वो भी कौन सी, नॉन DHP टाइप, ठीक है, नॉन DHP टाइप, नॉन DHP टाइप, ओके, नॉन DHP टाइप, ठीक है, नॉन DHP टाइप होती है, ठीक है। अब बात को आगे लेके चलते हैं। देखो, अब मैं आपको कुछ कंडीशन दिखाता हूँ और कौन कौन सी ड्रग उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखो ड्रग, वो सॉरी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है, ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ओके। कौन कौन सी कंडीशन है और उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। पहले देखते हैं गाउट, गाउट के अंदर हम कौन सी ड्रग नहीं दे सकते। पहला आता है इसके अंदर क्या, गाउट, फर्स्ट, ठीक है, गाउट। गाउट के अंदर हम क्या नहीं दे सकते, गाउट के अंदर नहीं दे सकते लूप एंड थायजाइड, लूप एंड थायजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है, लूप और थायजाइड डायूरेटिक्स नहीं दे सकते, ठीक है। अगला क्या है, सेकंड है हाइपर कैलेमिया, ठीक है, हाइपर कैलेमिया हो गया। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। प्रेगनेंसी, और क्या है हमारे पास, एंजियो न्यूरोटिक इडीमा, ठीक है, एंजियो न्यूरोटिक इडीमा, एंजियो न्यूरोटिक इडीमिया, ठीक है। हाइपर कैलेमिया हो गया, रास हो गया, मतलब सॉरी रास नहीं है ये है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं पूरा लिखता हूँ इसको, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन हो जाए, रास पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, एंजियो न्यूरोटिक इडीमा, ठीक है।
एंजियो न्यूरोटिक एडिमा हो गया, हाइपरकैलेमिया हो गया, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया। इन कंडीशंस के अंदर कौन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? एस इनिबिटर या फिर AT1 रिसेप्टर, ठीक है, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। एस इनिबिटर हो गया, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, ये इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। एस इनिबिटर हो गया, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, ये क्या होता है इसके अंदर? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, अब बात को आगे लेके चलते हैं। तीसरा, थर्ड क्या है? हाइपरकैलेमिया। सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिनिन। ओके, ये अगर इसकी वैल्यू 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसे रीनल डिजीज है, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन अगर 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या है? मैन के अंदर, ठीक है, इन मैन ये मैन के अंदर ही होता है जनरली, ठीक है, तो उसे रीनल डिजीज़ है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या नहीं देंगे? इसके अंदर क्या नहीं देंगे? इसके अंदर हम नहीं देंगे स्पाइरोलैक्टोन, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं देंगे इसके अंदर। किसके अंदर नहीं देंगे? हाइपरकैलेमिया। अब देखो हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या क्या नहीं दे रहे? एक तो हम नहीं दे रहे एस इनिबिटर नहीं दे रहे और AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दे रहे, ठीक है। प्रिल वाली ड्रग और सार्टन वाली ड्रग नहीं दे रहे हैं। किसके अंदर नहीं दे रहे हैं? हाइपरकैलेमिया के अंदर। और हाइपरकैलेमिया के अंदर एक चीज़ और नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे? स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं दे रहे, स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं दे रहे। रीनल डिजीज़, ठीक है, रीनल डिजीज़ देखो, रीनल डिजीज़, ठीक है, रीनल डिजीज़ के अंदर क्या नहीं दे रहे? स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि ये सीधा किडनी पर अटैक करती है इसलिए, ठीक है। फोर्थ जो है अस्थमा, वैसे इसे एज़मा बोलते हैं, एज़मा, ठीक है, एज़मा या फिर COPD, ठीक है, COPD का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, मतलब इसके अंदर एज़मा एम्फाइसीमा वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है, एज़मा भी आता है। बात को आगे ले चलते हैं। इनके अंदर हम क्या नहीं देंगे? इसके अंदर क्या नहीं देंगे? बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर। एज़मा हो गया, COPD हो गया, इसके अंदर एम्फाइसीमा वगैरह आता है, COPD के अंदर एज़मा भी आता है, और इसके अंदर हम क्या नहीं देंगे? बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर कौन सा? लेकिन बीटा ब्लॉकर देंगे हम कौन सा? नहीं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देते इसके अंदर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिफ्थ क्या है? ब्रैडिकार्डिया वैसे किसकी वजह से होता है? ऐसे नोड ब्लॉक की वजह से, ठीक है, ऐसे नोड ब्लॉक की वजह से, ठीक है। और AV नोड ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर जो सीधा डायरेक्ट हार्ट पे एक्ट करे, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर होता है ना हार्ट के पास, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, और क्या नहीं देंगे इसके अंदर? वेरापामिल नहीं देंगे, ठीक है। नॉन DHP टाइप जो होता है वो सीधा हार्ट पे एक्ट करते हैं, मैंने बताया था ऊपर इस वीडियो के शुरू में बताया था, वो CCB के वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। वेरापामिल हो गया, ठीक है, और डिल्टियाजैम, ठीक है, वेरापामिल हो गया और डिल्टियाजैम हो गया, ठीक है। बीटा ब्लॉकर हो गया, वेरापामिल है और डिल्टियाजैम है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर है, वेरापामिल है और क्या? डिल्टियाजैम है, ठीक है। एक होता है सिक्स्थ क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिव मेल, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिव मेल के अंदर क्या नहीं देंगे? उसके अंदर नहीं देंगे अल्फा-1 ब्लॉकर, ठीक है, अल्फा-1 ब्लॉकर एंड डायूरेटिक्स, ठीक है। अल्फा-1 ब्लॉकर नहीं देंगे और क्या नहीं देंगे? डायूरेटिक्स नहीं देंगे, ठीक है। किसके अंदर नहीं देंगे? सेक्सुअल एक्टिव मेल के अंदर। सेवंथ है डायबिटीज़ मेलाइटस, मैंने आपको बताया ऊपर, नहीं बताया ना शायद, नहीं बताया, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या नहीं देंगे? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है। 8वां, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया। इसके अंदर क्या नहीं देंगे? थायजाइड एंड बीटा ब्लॉकर,
ठीक है। थायजाइड और बीटा ब्लॉकर नहीं देते हाइपरलिपिडीमिया के अंदर। बाकी तो सब ये देखो याद ही करना है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो गाउट के अंदर क्या नहीं देते, लूप और थायजाइड नहीं देते, हाइपर कैलिमिया, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया और एंजियो न्यूरोटिक एडिमा हो गया, ठीक है। इसके अंदर एस इनहिबिटर और AT1 रिसेप्टर नहीं देते, प्रिल और सार्टनली ड्रग नहीं देते, ठीक है। फिर एक और बार हाइपर कैलिमिया आ गया। हाइपर कैलिमिया के अंदर दो चीज़ है, देखो दो चीज़ है, हाइपर कैलिमिया और हाइपर कैलिमिया क्या नहीं देते इसके अंदर, एस इनहिबिटर और AT1 रिसेप्टर मतलब स्पाइरोलैक्टोन नहीं देते। तीन चीज़ नहीं देते इसके अंदर हाइपर कैलिमिया के अंदर, एस इनहिबिटर, AT1 रिसेप्टर और स्पाइरोलैक्टोन, ठीक है। अगर किसी को रीनल डिजीज जिसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है तो उसके अंदर भी स्पाइरोलैक्टोन नहीं देंगे, ठीक है, स्पाइरोलैक्टोन नहीं देंगे। एज़मा और COPD पेशेंट है उसके अंदर बीटा ब्लॉकर नहीं देते, ठीक है। कौन सा बीटा ब्लॉकर, सेलेक्टिव, वो सॉरी नॉन सेलेक्टिव। ब्रेडिकार्डिया हो गया, AV नोड हो गया। ब्रेडिकार्डिया किसकी वजह से होता है, SA नोड के ब्लॉक होने की वजह से होता है, ठीक है। SA नोड ब्लॉक हो गया तो ब्रेडिकार्डिया हो गया, उसकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर हम क्या नहीं देंगे, बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, वेरापामिल नहीं देंगे, डिल्टेजम नहीं देंगे, तो वो तो मर ही जाएगा ना अगर ये दे दिया तो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिव मेल है उसके अंदर क्या नहीं देंगे, अल्फा ब्लॉकर और डायबिटिक्स। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं देते डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। हाइपरलिपिडीमिया है, ठीक है, जिसका लिपिड का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, और तो उसके अंदर क्या नहीं देंगे, थायजाइड और बीटा ब्लॉकर, थायजाइड और बीटा ब्लॉकर, थायजाइड और बीटा ब्लॉकर नहीं देते उसके अंदर, ठीक है। अब थोड़ी प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, प्रेगनेंसी, ठीक है। हाइपरटेंशन, इन प्रेगनेंसी, अगर हाइपरटेंशन किस में है, प्रेगनेंसी में है, तो उसके अंदर जो सेफ ड्रग है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेफ ड्रग, ठीक है, सेफ ड्रग, जो सेफ ड्रग होती है, ठीक है। पहली सेफ ड्रग कौन सी है, फर्स्ट लेबिटालॉल, ठीक है, बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। दूसरी जो सेफ ड्रग है वो है हाइड्रोलाजीन, ठीक है, लेबिटालॉल हो गया, हाइड्रोलाजीन हो गया। तीसरी जो ड्रग है मिथाइल डोपा, अल्फा ब्लॉकर है, ठीक है। फोर्थ ड्रग, ठीक है, CCB, ये हाइड्रोलाजीन कौन सी ड्रग है, हाइड्रोलाजीन है वेजोडाइलेटर, ठीक है, वेजोडाइलेटर, ओके। CCB लाइक नीफेडिपिन, ठीक है, CCB लाइक नीफेडिपिन, ठीक है, नीफेडिपिन, ओके। लेबिटालॉल हो गया, ठीक है, हाइड्रोलाजीन हो गया, ओके, मिथाइल डोपा हो गया और CCB हो गया, मिथाइल डोपा हो गया, CCB हो गया, ये हमारे पास सेफ ड्रग है, ओके। ये हमारे पास कौन सी ड्रग है, सेफ है, ये होती हैं सेफ, ठीक है। कौन सी ड्रग है सेफ, लेबिटालॉल, हाइड्रोलाजीन, मिथाइल डोपा और नीफेडिपिन, मतलब CCB है, ठीक है, CCB भी सेफ होती है। इसके अंदर जो मतलब निमोनिक्स की बात करते हैं, निमोनिक्स कैसे याद रखना आपको, LHMC, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में है ना ये, ठीक है। लेबिटालॉल, हाइड्रोलाजीन, मिथाइल डोपा और CCB, लेबिटालॉल, हाइड्रोलाजीन, मिथाइल डोपा, CCB, लेबिटालॉल, हाइड्रोलाजीन, मिथाइल डोपा, CCB, ठीक है, CCB, ओके। अब बात को आगे लेके चलते हैं, जो अनसेफ ड्रग है वो बात करते हैं अनसेफ, ठीक है, अनसेफ ड्रग, अनसेफ ड्रग कौन सी है, अनसेफ ड्रग, पहली स्पाइरोनोलैक्टोन, दूसरी एस इनहिबिटर, इनके अलावा जो बची वही अनसेफ है, इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर्स, या फिर 81 रिसेप्टर ब्लॉकर बोल सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है 81 रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, एस इनहिबिटर हो गया, स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, ठीक है। थर्ड, तीसरी जो है एटिनोलॉल, फोर्थ कौन सी है, नाइट्रोप्रोसाइड हो गया, ठीक है। फिफ्थ कौन सी है, डायूरेटिक्स, ठीक है, डायूरेटिक्स, ओके। फिफ्थ कौन सी है, डायूरेटिक्स है, ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड भी है, एटिनोलॉल भी है, 81 रिसेप्टर भी है, एस इनहिबिटर भी है और स्पाइरोलैक्टोन भी है, ठीक है, स्पाइरोलैक्टोन भी है, ठीक है।
देखो ये जो एस इनहिबिटर और AT1 रिसेप्टर है ना, ये क्यों है अनसेफ? ये अनसेफ इसलिए है क्योंकि ये इनहिबिट करती है, इनहिबिट रास सिस्टम को, ठीक है। अगर रास सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, रास सिस्टम अगर इनहिबिट हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा? रीनल एजेनेसिस, ठीक है। बच्चे के अंदर किडनी बनेगी ही नहीं, ठीक है। रीनल एजेनेसिस लिखा है, जगह नहीं थी तो इसलिए जूम करके लिखा है, ठीक है। इनहिबिट रास सिस्टम, एस इनहिबिटर और AT1 रिसेप्टर क्या काम करता है? ये इनहिबिट कर देता है रास सिस्टम को, जिसकी वजह से रीनल एजेनेसिस हो जाएगा, ठीक है। रीनल एजेनेसिस हो गया मतलब किडनी बनेंगी ही नहीं। एटिनोलॉल क्या काम करेगा? एटिनोलॉल ये क्या काम करता है? कॉज प्लेसेंटल इस्चमिया, ठीक है। प्लेसेंटल इस्चमिया कॉज करता है, इसीलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये नहीं दी जाती, अनसेफ ड्रग है। नाइट्रोक्लोसाइड की बात करते हैं, ये साइनाइड की टॉक्सिसिटी करता है, लीड टू साइनाइड टॉक्सिसिटी, ठीक है। साइनाइड की टॉक्सिसिटी करता है, इसीलिए ये अनसेफ ड्रग है, ठीक है। थायजाइड की बात करें, कौन से थायजाइड है? पहली बात तो लूप है लूप है और थायजाइड है। कौन से डाययूरेटिक्स है? लूप है और थायाजाइड है, ठीक है, थायाजाइड है, ठीक है। ये भी क्या काम करते हैं? ये भी प्लेसेंटल इस्चमिया करते हैं, कॉज प्लेसेंटल इस्चमिया, ठीक है। प्लेसेंटल इस्चमिया कॉज करता है, इसीलिए ये अनसेफ ड्रग है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? अनसेफ ड्रग है, इसीलिए ये अनसेफ ड्रग है, ठीक है। सेफ और अनसेफ मैंने आपको बता दिया। सेफ कौन सी है? लैबिटालॉल है, हाइड्रालाजीन है, मिथाइल डोपा है और CCP है, ठीक है। ये हमारे पास सेफ है। अब कोई ना कोई एक पेशेंट है, मतलब हाइपरटेंशन की पेशेंट है और वो प्रेगनेंट है, ठीक है, मतलब क्रोनिक है वो, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं क्रोनिक, ठीक है। क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी, जो सबसे सेफेस्ट होती है, वो होती है अल्फा ब्लॉकर, मतलब अल्फा मिथाइल डोपा, ठीक है। ये सबसे सेफेस्ट है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे आती है लैबिटालॉल, ठीक है, लैबिटालॉल, ठीक है, लैबिटालॉल, ओके। फिर से सुन लो, क्रोनिक हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी में हो रहा है उसके लिए जो सबसे सेफेस्ट ड्रग है वो है अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा ब्लॉकर होती है। फिर आते हैं लैबिटालॉल, बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर है, ओके। अगला, ठीक है, नेक्स्ट अगला है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, ओके। इसके अंदर देखो 3 कंडीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कौन सी होगी? फर्स्ट है हमारे पास प्लेसेंटल चेंज, ठीक है। प्लेसेंटल चेंज मतलब प्लेसेंटा में चेंज आ गया मोर देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। प्लेसेंटल चेंज मोर देन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। प्लेसेंटल चेंज मोर देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, अगली क्या कंडीशन है? प्री इक्लेम्सिया, ठीक है, प्री इक्लेम्सिया से पहले, ठीक है, सीजर से पहले, मतलब प्री इक्लेम्सिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? लीड टू ऑर्गन डैमेज, ठीक है, लीड टू ऑर्गन डैमेज, प्री इक्लेम्सिया लीड टू ऑर्गन डैमेज, ठीक है। जैसे कि रेटिनल डैमेज, दूसरा हो गया किडनी, अगर रेटिनल डैमेज हो गया तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ब्लाइंडनेस, ठीक है, लिखता हूँ मैं ब्लाइंडनेस, ठीक है। किडनी में अगर किडनी में डैमेज हो गया तो एल्ब्यूमिन्यूरिया, ठीक है, एल्ब्यूमिन्यूरिया, ठीक है।
रेटिनल डैमेज हो गया। तीसरी कंडीशन क्या होती है? सीजर्स, ठीक है, सीजर्स मतलब इक्लैम्सिया। ठीक है, सीजर्स ये हो गया। इसके अंदर जो ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है इसके अंदर, वो होती है लेबिटालॉल। लेबिटालॉल ओरल दे सकते हो या फिर आईवी दे दो, ठीक है, आईवी कोई भी दे सकते हो, ठीक है, ओरल आईवी कुछ भी दे दो। लेबिटालॉल इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कैन ऐड, ठीक है, कैन ऐड लेबिटालॉल के साथ ऐड कर सकते हैं, कैन ऐड नीफेडिपिन, नीफेडिपिन, ठीक है। ये कैसे दी जाएगी नीफेडिपिन? सबलिंगुअल, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में काम आती है नीफेडिपिन, ठीक है, नीफेडिपिन इसको हम ऐड कर सकते हैं लेबिटालॉल के साथ, लेबिटालॉल के साथ, ठीक है। और क्या ऐड कर सकते हैं? और क्या ऐड कर सकते हैं? और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलो ये लिखता हूँ, हाइड्रोलाजिन, ठीक है, हाइड्रोलाजिन ये आईवी दी जाती है, ठीक है, हाइड्रोलाजिन ये आईवी दी जाती है। हाइड्रोलाजिन कैसे दी जाती है? आईवी। हाइड्रोलाजिन कैसे दी जाती है? आईवी, ठीक है। ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है लेबिटालॉल। इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं नीफेडिपिन, और क्या ऐड कर सकते हैं? हाइड्रोलाजिन ऐड कर सकते हैं। नीफेडिपिन कैसे दी जाती है? सबलिंगुअल, और हाइड्रोलाजिन कैसे दी जाएगी? आईवी दी जाएगी। लेबिटालॉल ओरल और आईवी दोनों दे देंगे, ठीक है, ओरल और आईवी दोनों दे देंगे। मतलब अगर हम ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें, तो कौन है वो ड्रग ऑफ चॉइस? लेबिटालॉल, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर। लेकिन लेबिटालॉल जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एस्थमा, ठीक है, अस्थमा के अंदर मतलब एजमा के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेबिटालॉल ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, लेबिटालॉल, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।